हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम ECO 9 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और कैसे कहाँ से हमें आंसर मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत लोग आंसर्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, आंसर नहीं डाल पाता क्योंकि टाइम नहीं होता है। ठीक है, और आंसर आपको ये ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कैसे मिलते हैं आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास इग्नू की बुक होनी चाहिए, नहीं भी है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ बुक है, हमारी फोर्थ बुक का क्या नाम है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इससे दो क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, इसके क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, या फिर स्पॉट या फॉरवर्ड मार्केट में से पूछ लेता है। उसके बाद क्या पूछता है? व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजाइम्स। ठीक है, तीन टाइप होते हैं इसके, फ्रीली फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज्ड। ठीक है, तो वो तीनों कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज RBI, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, कैसे कंट्रोल करता है एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज को? तो ये ज़्यादा नहीं पूछता है, इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है, बहुत बार पूछता है, 20 ये आई थिंक 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछता है? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग ऑफ IMF क्यों बना है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्क कैसे करता है वो बताना है। और एक क्वेश्चन छूट गया था जो मैंने बताया था, 6 क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या आता है और उसके क्या क्या फीचर होते हैं। ठीक है, वर्किंग्स भी इसी में ऐड कर सकते हो, तो ये बताना होता है। ठीक है, तो मैं आपको PDF दिखाता हूँ, उसमें आंसर हमें कैसे ढूंढना होता है। ये थी हमारी PDF। ठीक है, ECO 9 की PDF मैंने खोल ली है। ठीक है, यूनिट 15 पहला IMF डिस्कस करते हैं। IMF क्या होता है, ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर हो गया ये आता है। देखो यहाँ से सिंपली ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF ये वाला पॉइंट 15.2 का करो। ठीक है, वर्किंग ऑफ IMF, बस दो चीज़ें इसमें से करनी है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा, आपकी किस्मत ख़राब हुई तो क्या पूछ सकता है इसमें से? एक तो पूछ सकता है फेलियर ऑफ IMF, जो कि ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट है, फेलियर ऑफ IMF पूछ सकता है। ठीक है, IMF फेल कैसे हुआ? क्या फेल हुआ कि ये लोन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था वो चीज़ के लिए नहीं, वो चीज़ ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव्स को ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और इस पर एक तरह से इस पर ना दबदबा होता है किसका? और NATO कंट्रीज़ का। ठीक है, जो नॉर्थ की कंट्रीज़ होती हैं उस पर ज़्यादा इसका दबदबा होता है। ठीक है, ये लोग बाकी उस पर ध्यान नहीं देते और लोन प्रोवाइड करने में भी क्या करते हैं, चूक जाते हैं। और जिनके अंदर के वर्किंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, तो ये इसके फेलियर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव क्या है IMF का, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर वर्किंग क्या है? वर्किंग में तीन चीज़ें, 3 पॉइंट्स हैं। आपको अगर पॉइंट्स भी आप लिख देते हो तो नंबर मिलते हैं, और उसके अंदर एक्सप्लेन करोगे तो अपने आप नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो देखो वर्किंग ऑफ IMF क्या है? पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कोटाज। मतलब कोटा जो होता है, कोटा मतलब आपको कितना, मतलब किस कंट्री को में कितना पैसे देने, ये कैसे डिटरमाइन कौन करता है? IMF करता है। कैसे करता है वो आप देख लेना। ठीक है, पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ कोटाज। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ पार वैल्यूज और एक्सचेंज रेट। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है, वो एक्सचेंज रेट मतलब कौन डिसाइड करता है? IMF बनाता है। ठीक है, तो किस कंट्री के लिए कौन सा रेट होना चाहिए, किस रेट पे लोन देना चाहिए, किस रेट पे हम एक्सचेंज जो मार्केट होता है उस पे कौन सा रेट होना चाहिए, ये सब भी कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड लेवल पे IMF ही करता है। ठीक है, तो ये इसके वर्किंग्स में आ जाते हैं। फिर बोरोविंग फ्रॉम IMF, जो बोरो करते हैं कंट्रीज़, उनको कैसे बोरो मतलब उधार देना है क्या नहीं देना है, ये भी किसका काम है? ठीक है, ये भी किसका वर्किंग है? IMF की वर्किंग के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है IMF के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देखो 7 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, सातों पॉइंट आपको देख लेने। पहला है टू प्रमोट टू ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ठीक है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन है, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे हमें जो पैसों के लेन देन को क्या करना, बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा क्या है? टू फैसिलिटेट और एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, देखो अब पैसे एक मतलब फैलाने का मतलब क्या है? ये सुना है फेंक देंगे, नहीं, फैलाने का मतलब है एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। जैसे ही हम एक्सचेंज रेट मतलब IMF क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा और एक्सपेंशन करेगा, मतलब बढ़ाएगा उसको। ठीक है, साइज जो होता है वो इंक्रीज़ करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट आएगी तो क्या होगा? रियल इनकम आएगी। ठीक है, रियल इनकम आएगी। थर्ड पॉइंट है टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा कोई देश आपस में वो करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी उसके जो रेट की होगी, एक्सचेंज रेट की होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ी रहेगी। और जो
कंपटीशन होता है उसको डिस्करेज करेगा, ठीक है। जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा करेंसीज का, उसको ये क्या कर देता है, एक तरह से डिस्करेज कर देता है। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप अ मल्टीलैटरल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये होता है कि दो ही कोई कंट्री आपस में पेमेंट कर रहे हो, उन्हीं दो कंट्री के जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मल्टी वो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देता है, अलग अलग कंट्री के पेमेंट सिस्टम को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में यही है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, टू एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल ओवर करेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक्सचेंज जो कंट्रोल होता है उसको भी क्या करता है, एलिमिनेट करता है। सिक्स पॉइंट है टू असिस्ट मेंबर्स नेशन टू करेक्ट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो उनकी बैलेंस पेमेंट होती है भुगतान से शेष होता है, उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, IMF करता है उनकी हेल्प, ठीक है, हेल्प करता है। सेवन्थ पॉइंट है टू रिड्यूस ड्यूरेशन एंड, ठीक है, सेवन्थ पॉइंट है, अरे यार, ठीक है, सेवन पॉइंट क्या है, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सेवरिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको क्या करता है, कम करता है, उसके ड्यूरेशन को क्या करता है, कम करता है, और उसके अंदर क्या करता है, यूनिटी लाता है, ठीक है, एकीकरण लाता है उसके अंदर, ठीक है। उन सबको क्या करता है, ये होता है कि हाँ तुम अलग अलग जगह अलग अलग पेमेंट करते हो तो उससे दिक्कत होगी, ठीक है। तो IMF क्या करता है, सबको एक साथ लाने की कोशिश करता है, सारे वो जो वर्ल्ड के मतलब एक्सचेंज रेट्स हैं उनको क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बाकी आप याद भी कर सकते हो ये सब पॉइंट्स, ठीक है, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। बाकी वर्किंग्स मैंने बता दिए थे। पहला वर्किंग क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोटाज जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस कंट्री को हमें कितना, किस कोटे के हिसाब से हमें उनको लोन दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक्सचेंज रेट, कौन से रेट से हम लोन देंगे। थर्ड क्या है, बोरोविंग फ्रॉम IMF, कि हम किस देश को कितना बोरो दे सकते हैं, बोरो मतलब उधार दे सकते हैं और नहीं दे सकते, इसमें ये आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे आंसर देखो, डिट्टो जो मैंने क्वेश्चन बताए उनके आंसर आपको सीधे मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर आप इसको अच्छे से रीड करते हो, ठीक है। तो यूनिट 15 का तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब यूनिट 14 पे आते हैं हम, ठीक है। 14 से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यूनिट 16 से आ जाओ, चलो 16 में बता देता हूँ इससे क्या बनेगा। वर्ल्ड बैंक से क्या क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड बैंक से भी दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, पहला क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का, दूसरा फंक्शंस क्या है, ठीक है। फंक्शंस में देखो क्या क्या है, लैंडिंग एंड गारंटिंग, ठीक है, प्राइवेट लोन्स, जो प्राइवेट लोन होते हैं उसकी गारंटी देता है। फिर टेक्निकल भी हेल्प करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्राइवेट फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये तो हो गए फंक्शंस। बाकी ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव देख सकते हो आप। हाँ, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंसिंग, ये रहा, मैं टिक कर देता हूँ। पहला क्या है, फाइनेंसिंग रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉर डिवास्टेड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिनकी इकोनॉमी पूरी एकदम तहस नहस हो गई, ख़राब हो गई इकोनॉमी, ठीक है। अब उन इकोनॉमी को देखने के लिए देखो वर्ल्ड बैंक कब बना था, 1945 के आसपास ही बना था, ठीक है। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ख़त्म हुआ, ठीक है, 1944 में ख़त्म हुआ। तो 1945 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन बना, UNO बना। UNO ने अपने साथ उसके 6 पार्ट्स बनाए थे, उसमें मतलब 6 पार्ट्स बनाए थे, और बाकी उन्होंने और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिनमें से वर्ल्ड बैंक एक था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जो वो वॉर की वजह से जिनकी इकोनॉमी पूरी तहस नहस हो गई थी ना जिन कंट्रीज़ की, उनको क्या करना, उनको एक तरह से फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक का मतलब उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी बैकवर्ड कंट्री। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी क्या है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं तो ऐसे कंट्री में मतलब ऐसे कंट्री भी हैं जहाँ लाइट तक नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसी कंट्री को हेल्प कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रमोशन ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपली इसमें बोले तो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, ठीक है। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेनिफिशियल टू ऑल द पार्टिसिपेंट इन इट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड सबके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है। लाइक इंडिया में कोई आ रहा है, ठीक है, कोई बाहर की फर्म आ रही है इंडिया में, इस्टेब्लिश कर रही है अपनी फर्म वो कंपनी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है।
हमारी इकोनॉमी में हेल्प होगी, ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, वो हमें टैक्स देंगे हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, उनका भी प्रॉफिट और हमारा भी प्रॉफिट, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से यही होता है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सोचोगे तो कोई उसमें दिक्कत वो नहीं है, बट लॉन्ग टर्म सोचने पे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट 5th पॉइंट है असिस्टिंग मेंबर कंट्री इन ब्रिंगिंग अबाउट एन ईजी ट्रांजिशन फ्रॉम अ वॉर टाइम इकोनॉमी टू पीस टाइम इकोनॉमी, ठीक है। देखो, वॉर टाइम इकोनॉमी जो थी उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे जो इकोनॉमी थी, ठीक है, जो देश वॉर के लिए एक तरह से वो रहते थे, ठीक है, उनको ये क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पीस में कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ वॉर ख़त्म करो, ठीक है, वॉर ख़त्म हो गई, अब तुम शांति, मतलब पीस के लिए काम करो, ठीक है, एक दूसरे के बीच क्या बनाओ, शांति बनाए रखो, ठीक है। तो ये 5th पॉइंट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये तो इसके हो गए ऑब्जेक्टिव। और फंक्शंस मैंने बता दिए थे, 3 फंक्शन थे, तीनों फंक्शन आप देख सकते हो, ठीक है। इन फंक्शन के अंदर भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके लिख देना ताकि आपको नंबर ना कटे। फिर ऑपरेशन नहीं पूछता है ज़्यादा, ऑपरेशन स्किप कर सकते हो आप। वर्ल्ड बैंक का फेलियर पूछ लेता है, ठीक है, फेलियर आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं अपना पहला जो 14 था, ठीक है, 14 यूनिट पे आते हैं। कहाँ गया 14 यूनिट, ठीक है। चलो 14 यूनिट नहीं मिल रहा, मैं यूनिट वाइज ही समझा देता हूँ और भी सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं वो सेंट्रल बैंक के फंक्शन, ठीक है। तो देखो सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, कौन सा बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक, पता होगा आपको, आरबीआई है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, कई बार पूछ लेता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है, और फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। लगभग तीनों के क्या फंक्शन सेम होते हैं। अगर आप अच्छे से कोई एक का भी याद कर लेते हो, आप तीनों का लिख सकते हो। कैसे होता है देखो, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस यूनिट से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में रिपीट होते हैं। पहला, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, ये हर साल, इस बार भी आने के 90% चांस है इसके, ठीक है। सेंट्रल बैंक होगा या आरबीआई होगा या कमर्शियल बैंक होगा, तीनों में से एक तो होना ही होना है, ठीक है। फिर उसके बाद है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है। आरबीआई कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है ये पूछ लेता है, ठीक है। कैसे करता है, 2 मेथड होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव होता है, और एक क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। 2 मेथड होते हैं, दोनों आपको देख लेने, ठीक है। आप नाम भी याद रखना, लिख दोगे इसके अंदर तो नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ से, एक चैप्टर, एक यूनिट से 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो सेंट्रल बैंक क्या है, आपको पता होगा सेंट्रल बैंक क्या है, वो बैंकर्स का बैंक होता है, ठीक है। सारे बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है, ठीक है। अब इसके काम जो फंक्शन होते हैं, देखो इसमें जो डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कभी कभी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, सिंपली अगर हम बोले, जो पहला डिफरेंस होता है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, लोगों के भले के लिए काम करता है, लोगों के विकास के लिए काम करता है। बट जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो एज अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है, और कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हम देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन जाएंगे, ठीक है। तो जो अगर फंक्शन आप देखोगे तो फंक्शन 2 होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल होता है, एक प्रमोशनल होता है। प्रमोशनल सिंपली बोलो तो हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लाइक छोटे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, तो ये प्रमोशनल में आ जाएगा। और ट्रेडिशनल में क्या क्या होता है, पहला होता है इसका काम मोनोपोली ऑफ नोट इशू, जो नोट इशू का मोनोपोली होता है, जो राइट होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। आरबीआई क्या होती है, हमारी सेंट्रल बैंक होती है, ठीक है। तो दोनों को आप सिंपली रिलेट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बैंकर्स बैंकर एजेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द स्टेट। जो ये होता है ना सेंट्रल बैंक आरबीआई होता है, ये क्या होता है, एडवाइजर होता है, किसका, स्टेट का। स्टेट को एडवाइस देता है कि हाँ ये कौन सी चीज़ें इनकी सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, किस चीज़ में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये भी कौन बताता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से एजेंट का काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है, बैंकर का काम करता है, किसके लिए, स्टेट्स के लिए करता है, ठीक है। किसके लिए करता है, स्टेट्स के लिए करता है। थर्ड पॉइंट में देखिए अगर हम, तो बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का क्या होता है, बैंक होता है, ठीक है। जैसे बैंक होते हैं ना, तो उनका हेड होता है, ठीक है। उनको क्या करता है, उनको ऑपरेट करता है, उनको देखता है, जो डिफरेंट बैंक जो रेट लगाते हैं, तो रेट पे कौन कंट्रोल रखता है, अपना आरबीआई रखता है कंट्रोल, सेंट्रल बैंक रखता है कंट्रोल, इसका मतलब हुआ, ठीक है। वो कोई मनमानी ना करे, ये सब भी कौन देखता है, आरबीआई देखता है, ठीक है। और इसकी जो बॉडीज होती हैं वो देखती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व, ठीक है। फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी यही रखता है। हमने जब
फॉरेन करेंसी वाला जब चैप्टर हमने किया था फॉरेन मार्केट वाला, तो उसमें हमने कहा था कि उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें से आरबीआई भी एक होता है, ठीक है, कंपोजिशन जो होते हैं, तो उसमें आरबीआई भी था। तो आरबीआई भी अपने पास क्या रखता है, गोल्ड और फॉरेन करेंसी का क्या क्या रखता है, रिजर्व रखता है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस एंड सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, ठीक है। जो भी क्लियरेंस नहीं हुई, तो जो भी कोई चीज़ें फंसी होती है, ठीक है, उन सबको क्लियर कौन करता है, आरबीआई क्लियर करता है, ठीक है। लेंडर ऑफ इस रिजॉर्ट, इस पॉइंट को आप स्किप कर देना। फंक्शनल में क्या होते हैं, इट हैव टू क्रिएट डेवलपमेंट स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, पहला तो ये हो गया कि एग्रीकल्चर फाइनेंस को हेल्प करता है। दूसरा, इन ऑर्डर टू सिक्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको क्या करता है, फंड सप्लाई करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या देख सकते हो आप, इन एडिशन टू सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसको करता है, रेगुलेट करता है बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, प्रमोशन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल मार्केट, ठीक है। क्या करता है ये, प्रमोशन करता है, किसका, प्रमोशन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट्स का करता है, ठीक है। बाकी ये यही पॉइंट्स है, ठीक है। अब आरबीआई में क्या आता है, पहला एक और क्वेश्चन आता है कि आरबीआई कैसे जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करता है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। 2 मेथड होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, पहला होता है क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जो उसके नंबर्स होते हैं उसको कम ज़्यादा करके, क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी को कम को ज़्यादा करके, ठीक है। तो इसमें पहले क्वालिटी देखो, मैं समझाई देता हूँ। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इसमें होता है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी मतलब आप एक बार इसको रीड करो, देखो समझ जाओगे। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक रीडिस्काउंट द एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफ अ मेंबर्स बैंक, ठीक है। इसमें सिंपली बैंक को ना, बैंक रेट जो होता है उसको कम ज़्यादा, जैसे आप लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर हम ज़्यादा रेट पे देंगे, मैं लाइक कोई 5% पे दे रहा है, कोई 10% पे दे रहा है, तो आप किसको बाई करना प्रीफर करोगे, 5% वाला, क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और 10 पे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब ऐसा कुछ होता है ना क्रेडिट की, जब मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करना होता है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना रेट क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, मार्केट नहीं रेट इंक्रीज नहीं, रेट डिक्रीज करते हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, रेट कम होगा तो हाँ ठीक है, जैसे ही रेट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, मार्केट में जो मनी का फ्लो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, तो इससे मनी का फ्लो कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होती है, लाइक जो हम हुंडी होती है, आपने हिंदी में हुंडिया सुना होगा और इंग्लिश में सिक्योरिटीज़ और बिल बोलते हैं, तो उनको भी ठीक है, उनको मार्केट में हम क्या कर देते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही बेचते हैं तो लोग उसको खरीदेंगे, तो लोगों की मनी की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, मनी का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगा इसकी वजह से, तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप दूसरा पॉइंट जो है क्वालिटेटिव, वो देख सकते हो। क्वालिटेटिव में भी ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इसमें भी दो तीन मेथड होते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। मैंने क्वांटिटेटिव समझा दिया आपको, आप क्वालिटेटिव देख लेना, जैसे राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इश्यू ऑफ डायरेक्टिव, ठीक है, मोरल सेशन, फिर डायरेक्ट एक्शन लेना, ठीक है, पब्लिसिटी, ये सब चीज़ों से भी हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। वो क्वांटिटेटिव तो हम क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटेटिव में क्या कर सकते हैं, उसको पब्लिक करके कर सकते हैं, पब्लिसिटी करके कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत कम क्वेश्चन है, आता है, ये भी कई बार आ रखा है, ठीक है, 2-3 साल से तो रिपीट हो ही रहा है। बाकी सेंट्रल बैंक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही हमारा, वो आपको करके जाना ही है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। पहला देखो मैं बता देता हूँ, इसमें 3 चीज़ें करनी है। हाँ, कौन कौन से हमें लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, इन दोनों के भी डिफरेंस आपको याद कर लेना है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, मेन कंपोजिशन पूछता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप देख लेना, ठीक है। मैं समझाने रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझाता हूँ मैं, ठीक है आपको। हाँ ठीक है, कंपोजिशन देख लो, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन मार्केट एक्सचेंज, इसके 4 कंपोजिशन होते हैं। पहला होता है कि रिटेल कस्टमर होता है, दूसरा कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर होता है, चौथा सेंट्रल बैंक होता है। रिटेल कस्टमर क्या होते हैं, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉर्म आदर रिटेल कस्टमर, जो
लाइक आप फॉरेन की करेंसी अपने पास रख रहे हो और किसी को चाहिए तो आप उनको बेच रहे हो, ठीक है। तो यही बाइंग सेलिंग जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस करता है, बिजनेस फर्म करते हैं, तो उसको रिटेल कस्टमर बोलते हैं, ठीक है, रिटेल कस्टमर बोला जाता है। फिर कमर्शियल बैंक क्या होता है, बहुत सारे बैंक भी ये आपको एक्सचेंज करते हैं, नोट का आपने सुना होगा, नोट का एक्सचेंज आप बैंक से करने जाते हो, ठीक है। तो बैंक्स भी, कमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं, एज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कंपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। बहुत सारे कंट्रीज में क्या होते हैं, बैंक सीधे सीधे जो बैंक होते हैं सीधे सीधे ना आपको नहीं, वो ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू काम करते हैं, तो यही ब्रोकर आ जाते हैं। और लास्ट हमारा है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक किसी के पास अगर ना मिले करेंसी तो सेंट्रल बैंक के पास तो होगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी पिछले वाले पॉइंट में देखा कि सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, गोल्ड की कस्टोडियन होती है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी कस्टोडियन होती है, ठीक है। तो आप इससे ये रिलेट कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है 5 नंबर, ठीक है, 6-7 नंबर में कभी भी पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स में पूछता है कि स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो स्पॉट मार्केट क्या होता है, जो डील्स तुरंत हो जाए, सेम डे हो जाए, वो स्पॉट मार्केट होता है। जो डील हम फॉरवर्ड कर देते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, जब हम फ्यूचर के लिए डील को फॉरवर्ड कर देखो हमने बातचीत कर ली, ठीक है, कि हम डील करेंगे, हमने साइन वाइन कर दिए, बट वो डील जो है वो कंप्लीट कहाँ होगी, फ्यूचर में होगी, इन फ्यूचर होगी, तो उसको फॉरवर्ड मार्केट क्यों कहते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, स्पॉट मतलब स्पॉट पे डील खत्म हो जाती है, और फॉरवर्ड मतलब वो डील हम आगे के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए कर देते हैं, ठीक है। फिर एक्सचेंज रेट रिजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। फ्रीली होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, और उसके बाद मैनेज्ड होता है, ठीक है। फ्रीली क्या होता है, जो बिल्कुल फ्री होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। फिक्स क्या होता है, जो फिक्स होता है, ठीक है। मैनेज क्या होता है, जिसको मैनेज कर सकते हैं, बस, ठीक है। ये आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, मैंने हेडिंग बताई है बस आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं, अगर नहीं लेना रिस्क तो आप जो बता रहा हूँ वो करके जाइए अच्छे से, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको ये सब बता रखे हैं। इंडियन मनी मार्केट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन मनी मार्केट, व्हाट इज इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, फीचर क्या होते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम, मेन जो है पूछता है प्रॉब्लम पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज इंडियन मनी मार्केट, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट। देखो इंडियन मनी मार्केट क्या होता है, एक तो मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं वो मनी मार्केट कहलाती है, ठीक है। मनी मार्केट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोन लेते हैं वही मनी मार्केट होता है, ठीक है। अब मनी मार्केट का स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है। इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज होता है और कॉर्पोरेटिव सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज में क्या होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक, ठीक है, जो भी बैंक हमारे सारे जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जैसे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। अनऑर्गेनाइज क्या होते हैं, जैसे होता है सेठ होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, महाजन होते हैं, ठीक है, जो ये सब जो कोई जो बिना प्रूफ के लोन्स देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। फिर जो इनके बीच में बचे हुए लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉर्पोरेटिव सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ठीक है, टाइप्स पूछ लेता है, तो आपको करके जाना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछता है, तो ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेचर कैसा होता है इंडियन मनी मार्केट का, तो वही है, एक तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट होता है, एक अनऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, तो ये कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेन क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, लैक ऑफ इंटीग्रेशन होता है, दूसरा क्या है, डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर जगह जाओगे तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है, ठीक है, अलग अलग रेट मिलता है, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रिलेटिवली अंडर डेवलपिंग बैंक हैबिट्स, ठीक है, ये पॉइंट देख सकते हो आप। शॉर्टेज ऑफ फंड, जो फंड होता है उसकी क्या होती है, शॉर्टेज होती है। अब जैसे आप लेना चाहते हो फंड, ठीक है, तो बैंक जाते हो तो वहाँ पे आपको जितना आप लोन लेना चाहते हो उतना मिलता नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज बिल मार्केट, ऑर्गेनाइज बिल मार्केट की भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिया में कमी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीट होता है, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी, जो बैंकिंग फैसिलिटी होती है वो अप टू डेट नहीं होती है, ठीक है, अप टू जैसे हम सोचते हैं वैसे हमें नहीं मिलती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो, ठीक है, बुक में देखिए, सारी चीज़ें मैं बुक से ही बता रहा हूँ। तो आप इग्नू की बुक डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपके सारे जो मैं क्वेश्चन लिख रखे हैं वहाँ पे इनके आंसर्स डिट्टो मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बताना है मुझे, ठीक है, कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। कमर्शियल बैंक में देखो, कमर्शियल बैंक में इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, देखो बैंकिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझा देता हूँ।
ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें दिया नहीं हुआ है, कोई नहीं। बैंकिंग स्ट्रक्चर वाला पहले था, ठीक है, जिसमें यूनिट बैंकिंग था, ब्रांच बैंकिंग था, वो आपको कर लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ कमर्शियल बैंक भी पूछ लेता है, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रांच जो इनका एक्सपेंशन होता है, ब्रांच को ये बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोकेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, इसमें प्रॉब्लम होती है। एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इतने सारे बैंक जब भी खोलते हैं तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है। फिर जो इनके फाइनेंस जो एग्रीकल्चर होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अलग हो, ये दे नहीं पाते हैं, ठीक है। इन एडुकेट हो जाता है, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इन एडुकेट बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में देखो अभी भी बताइए बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ लाइट वाइट की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप बैंकिंग की फैसिलिटी कैसे सोच सकते हो कि बैंकिंग फैसिलिटी मिलती होगी, ठीक है। फिर रीजनल इम्बैलेंसनेस भी होता है, कहीं कहीं डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कहीं कहीं क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिट बहुत कम मिलता है कमर्शियल बैंक्स को, तो ये भी है। लो एफिशिएंसी, ठीक है, बहुत जगह एफिशिएंसी भी क्या होती है इसकी, कम होती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक की जो एफिशिएंसी, जो वर्कर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये भी इसमें पॉइंट्स आ जाता है। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, जो लोकल एरियाज में होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो प्रेशर भी डाल देती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी भी एक प्रॉब्लम ही है। अनफेयर कंपटीशन क्या होता है, कोई बैंक बहुत अमीर हो जाते हैं, कोई गरीब हो जाते हैं, और कोई बैंक की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी की ख़राब होती है, तो अनफेयर वो हो जाता है कंपटीशन। प्रॉब्लम इन फाइनेंसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अभी बताया था मैंने, जितना ये लोग चाहते हैं फंड इनको नहीं मिल पाता, तो उनको प्रमोट भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे तो इतना ही क्वेश्चन था कि हम कमर्शियल बैंक के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हाँ, इसमें बताना है मुझे, देखो इसमें मैं बता देता हूँ, आप रीड कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ये आपको करके जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लॉन्ग नोट्स में भी आ जाता है, और फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक भी इसी में आता है, ठीक है। तो पहला क्या है, ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें, ठीक है। आपको ये करके जाना है, पहले ब्रांच बैंकिंग करनी है आपको, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, इसकी एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे देखो एडवांटेज इसकी क्या क्या है। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो सेविंग होती है वो ब्रांच बैंक में क्या होती है, बहुत ईजिली हो जाती है। मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। लार्ज स्केल इकोनॉमी होती है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब जो डिपॉजिट होते हैं वो ईजिली वो होते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इकोनॉमी इन रिजर्व, इनकी रिजर्व भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर एमिडिटी फैसिलिटी बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह फैसिलिटी क्या देते हैं, अच्छा देते हैं। यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है इनका क्या होता है, हर जगह सेम होता है, ठीक है। फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोगों के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से अपने फैसिलिटी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। डिसएडवांटेज में भी आ जाएगा डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच को क्या करना, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। वीकर ब्रांच भी होती हैं बहुत जगह, और ये होती हैं कि कोई ब्रांच अच्छी है, कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा वीकर है, ठीक है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं। फंड्स जो होते हैं, यूटिलाइजेशन फॉर फंड्स क्या होता है, वो प्रॉब्लम होती है। मोनोपोली पावर की क्या होती है, मोनोपोली होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। फिर यूनिट बैंक आता है, ऐसे आपको यूनिट बैंक के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज करने हैं। फिर चेन बैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप बैंकिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आपको करना है, यूनिट बैंकिंग करनी है और ब्रांच बैंकिंग, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर आता है अपना हमारा कमर्शियल बैंक के फंक्शन, ठीक है। तो पहला क्या है, कमर्शियल बैंक कलेक्शन करता है डिपॉजिट का। आपको पता होगा, बैंक जाते हो किस लिए, पैसे जमा करने, तो कलेक्शन करता है। कलेक्शन किस किस टाइप के होते हैं, एफडी हो सकता है, सेविंग हो सकता है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। तो 5 से 4 तरह के हमारे अकाउंट थे जो हम खुलवाते हैं बैंक में, ठीक है, जो लोग खुलवाते हैं। तो पहला काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट। दूसरा क्या होता है, लोन और एडवांस देना, ठीक है। लोन एडवांस आपको पता होगा, ठीक है। फिर लोन टू एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए लोन देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। लोन टू इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है आपने सुना होगा, उनको भी लोन देते हैं, जैसे मान लिया ये सब, इनको लोन इतने कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये बैंक्स को लोन देते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, ये एज ए एजेंसी भी काम करता है, ये आपके थ्रू कलेक्शंस करते हैं, पैसों का पेमेंट करते हैं, ठीक है। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ भी करते हैं। आपने कोई सेल खरीदी तो आप बैंक भी इतनी फैसिलिटी
फैसिलिटी देते हैं कि आप वहाँ से खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। फिर जनरल यूटिलिटी सर्विस में क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, ड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी आप देख सकते हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं जो आप ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बस यही इसमें क्वेश्चन थे जो हमारे मेन थे। बाकी आप क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है ये देख लेना आप, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन सिंपली बोले तो मान लो मैं बैंक में जाता हूँ, मैं अपने 1 लाख रुपए जमा करता हूँ 5% के रेट से, ठीक है। फिर कोई बी बंदा आता है, वो बैंक में लोन लेने आता है, ठीक है, वो तो बैंक उसे 8% पे देता है, तो जो 3% का प्रॉफिट हो रहा है बैंक कमा रहा है, तो इसी से इनका क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है जो आप लिख सकते हो, बाकी तो आप डीपली इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कुछ नहीं बताने वाला, जो मैंने वहाँ पे बताया था वही चीज़ें यहाँ पे हैं। बस आप इसको एक बार डिटेल में इशू करने का, नोट इशू को और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को डिटेल में आप इसको रीड कर सकते हो। बाकी ये चैप्टर क्या है हमारे ख़त्म है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं देखता हूँ एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं गिने चुने 10 या 12 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।